ठीक है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा, आया दिखाई दे रहा, अब दिखाई दिया, दिखाई दिया, अब दिखाई दिया, अरे यार आया होगा पूरा। दूसरा आ रहा दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप इसको शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो मैं भी इन फ्यूचर बहुत बड़ा चैनल वाला बनूंगा। मैं बनूंगा, आज नहीं तो कल बनूंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण से गुजरने वाले सबसे अधिक विचलन होता है। लॉर्ड रैले के प्रकीर्णन का नियम आपने पढ़ा, कितने लोगों को याद है? बकिए, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसका अपवर्तन क्या होता है? कम होता है, और जिसका अपवर्तन कम होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है, और जिसका अपवर्तन अधिक होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। तो आपसे क्या पूछा जाए, लॉर्ड रैले प्रकीर्णन के नियम पे है तो इसमें 4 विकल्प है। मान लीजिए एक प्रिज्म है, बात सुनिए, एक प्रिज्म है और इसमें से कोई श्वेत प्रकाश किरण गिर रही है, और इसका श्वेत प्रकाश किरण का मतलब क्या जानते हो क्या है? सूर्य का प्रकाश, है ना। साथ विबग्योर के साथ साथ हम लोग याद रखते हैं, विबग्योर, हाँ जो भी हो, बैजानी है, पीनाला करके याद रखते हैं। विबग्योर ऊपर क्या होता है? रेड होता है, नीचे क्या होता है? वायलेट। इसके नीचे जो होता है उसी को बोलते हैं पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरण। और इसके जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये हमारे विजुअल तरंग में नहीं आता है। देखो जो होता है ना प्रकाश का 2 प्रकार का होता है, एक दृश्य प्रकाश और क्या? अदृश्य प्रकाश। जिस दृश्य प्रकाश का मतलब है कि जिससे हम आसानी से क्या करें? देख सकें, और अदृश्य का मतलब है जो समान हमारी आंखों से दिखाई ना दे। तो अवरक्त विकिरण और पराबैंगनी विकिरण जो है वह किसमें आता है? अदृश्य प्रकाश में आता है। लेकिन जो यह बैजानी है, पीनाला, यह 7 रंग जो वर्णक्रम पट्टी प्राप्त होती है हमको पर्दे पे या उसमें इंद्रधनुष में, है ना, तो वह हम सामान्य आंखों से क्या करते हैं? उसको महसूस कर लेते हैं और देख लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें पूछ रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होगा लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, बैंगनी रंग का। और सबसे अधिक विचलन किसका होगा? बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किसका होगा? और कह दिया जाए कि मतलब दोनों एक मध्य में विचलन होगा, पीले रंग का। बताया गया था आप लोगों को, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। सबसे अधिक किसका विचलन किसका होगा? सबसे अधिक विचलन, ऑप्शन न रटिए, नोट्स में आप लोग को लिखाया गया होगा, है ना। सबसे अधिक विचलन, टॉपर बनोगे, है ना, ढंग से पढ़ोगे तो। सबसे अधिक विचलन किसका? बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन लाल रंग का। सबसे कम विचलन किसका? लाल रंग का। तो इसमें अगर अधिकतम पूछ दिया तो किसका? बैंगनी रंग का। और सबसे न्यूनतम पूछ दिया तो क्या? लाल रंग का। लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है, अधिकतम भी कर सकता है, न्यूनतम भी कर सकता है। हाँ बोलिए। हाँ इसीलिए अब यहाँ ठीक है, अच्छी बात पूछा। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे खतरे का सिग्नल हम लाल क्यों रखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टावरों पे रेड बत्ती क्यों लगाई जाती है, जानते क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है, इसीलिए बहुत दूर से हमको क्या करेगा? दिखाई दे देगा। आई बात समझ में? इसीलिए खतरे का जो सिग्नल होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं? रेड रखते हैं। या बहुत बड़े बड़े जो टावर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उनके ऊपर रेड बत्ती लगाई जाती है ताकि जो वायुयान वगैरह वहां से गुजरे तो उनको पता चले कि यहाँ पे क्या बिल्डिंगें हैं। आई बात समझ में? क्योंकि उसका लाल रंग का जो है प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति क्या है? बहुत ही। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है? उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का मतलब लगभग एक्यूरेट वही है। तरंगदैर्ध्य से भी बिलोंग कर सकते हो यहाँ पे। आई बात समझ में? देखो जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है।
जिसका, ये तो बात लिखवाया है ना, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन अधिक होता है, अधिक होता है। क्लियर है? यहां तक आप नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं रिवाइज करूं। इसको नोट करेंगे ऐसे रफली, फेयर किए हो, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें इसको हम, है ना, कोई बात नहीं, आएगा मिटाने वाला मेरा तो क्या होगा, हम बार बार इसको देखेंगे, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा कि नहीं? इन सालों का फील आ रहा ना? टिकेगा नहीं तुम्हारे सामने अगर ढंग का पढ़ोगे, और कल से सब लोग रिवीजन करके आएंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है ना। पहला ऑप्शन है, आ रहा इसमें, आया आया सही आया, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए भाई, है ना, ठीक है। आइए, कह रहा कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। पहला हाँ ठीक है, हम जानते हैं आप लोगों को आ रहा है। पहला दिया है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा दिया है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और हाँ यही सही है, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सुनिए, पहली बात हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, यांत्रिक ऊर्जा और यहां कर लो विद्युत ऊर्जा। ठीक है, सुनो, कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। अगर जब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को, तो उसको लोग हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र या जनरेटर। विद्वान हो, इधर देखो, जनरेटर, है ना। और जब विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर। अब कितने विद्वान हैं? इसमें किसका नियम लगता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। फ्लेमिंग के दाएं, एक मिनट सही से लिखने दो, आ रहा ना एकदम बढ़िया वीडियो में आ रहा ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और इसमें सिद्धांत कौन सा लगता है? सिद्धांत इसका क्या है? विद्युत प्रेरण। क्लियर है? सुनिए, कह रहे कॉन्सेप्ट लेते चलो, रिवीजन भी हो रहा। विद्युत प्रेरण किसको कहते हैं? कि जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब किसी कुंडली और चुंबक को या तो चुंबक को गतिशील कराइए या तो कुंडली को गतिशील कराइए, दोनों में से किसी एक मूवेबल होना चाहिए। या तो चुंबक गतिशील हो या तो कुंडली, दोनों स्थिर रहेगा तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन। तो कहने का मतलब जब जनरेटर हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलते हैं। और इसका जो नियम दिए थे फैराडे दिए थे, है ना। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया। कहा कि जब किसी चुंबक और कुंडली में से चुंबक को या कुंडली को किसी एक के सापेक्ष हम क्या कराएं? गतिशील कराएं। सापेक्षिक गति का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति स्थिर रहे और दूसरा व्यक्ति क्या रहे? गतिशील रहे। जैसे हम अगर चल रहे हैं तो मैं आपके सापेक्ष गति कर रहा हूं, बात समझ में आया? तो उसमें सापेक्षिक गति कराइए। सापेक्षिक गति का मतलब है या तो कुंडली चले या तो चुंबक चले, तो वहां चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो जो कुंडली होती है उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और आपने ओम के नियम से सीखा है कि जहां विभव है वहीं क्या है? धारा है। धारा से विभव नहीं, विभव से क्या है? तो उस कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और पुनः उसमें क्या? उसी के नाते, प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाते उस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, जिससे हमको बिजली क्या करने लगता है? मिलने लगता है। एसी मिलता है, फिर हम उसको दिक परिवर्तक कम्यूटेटर बोलते हैं उसको। आप जब जाएंगे इंजीनियरिंग लाइन में, हम लोग तो जनरेटर कई प्रकार का पढ़ते हैं, है ना। डीसी में भी 3 टाइप का जनरेटर, समझ आई बात? 3 टाइप का जनरेटर। आप अभी कुछ नहीं पढ़ना है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। अभी हम नोट्स देखिएगा, बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन आपके लेवल से यही बहुत है। आप अपनी जनरेटर के बारे में पूरा उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़े। अभी कुंडली किसको कहते हैं, शक्तिशाली चुंबक क्या है, आर्मेचर क्या है, कॉइल क्या है, ये सब चीजें लिखना पड़ेगा। लेकिन खैर जो आपके 10th का लेवल वो आप जान रहे हैं, आई बात समझ में? ठीक है,
तो चलिए, तो हम अगर विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है मशीनरी एनर्जी, मशीनरी मतलब टू आई है, जैसे मान लीजिए कि पंखुड़ी चला रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं यांत्रिकी। और जो यांत्रिकी ऊर्जा को किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में बदले उसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है और इसका सिद्धांत क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत प्रेरण कर सकते हैं। बात समझ आया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी अंग्रेजी लिख लीजिए क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जान लीजिए, दोहराया भी जा रहा है आपका, क्यों, लगे हाथ। और यहां मोटर, मोटर का सिद्धांत किसके नियम पे काम करता है, नियम कौन सा लगा इनमें, फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम लगा। और इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, यह बराबर IVL साइन थीटा। क्लियर है, यह बराबर क्या है, IVL साइन थीटा। आई बात समझ में। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा कि विद्युत जनित रूपांतरण करता है, तो विद्युतीय यांत्रिकी ऊर्जा को किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। क्लियर है, यहां तक हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक बात है, क्वेश्चन होने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई तरीका है पढ़ाने का, मेरा बस चलता ना, सुनिए, अगर मेरा बस मुझको बहुत फास्टली कराना रहे, मैं क्वेश्चन बोलूँगा धड़ से ट्रिक लगाओ के आगे निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं अगर बताऊंगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी देता जाऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी होते चले। समझिए, आपके साइंस का रिवीजन चल रहा है, आई बात समझ में। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है, हाँ चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 200 है ना, 220 वोल्ट। चलिए वही कहानी आ गई कि एक कह रहा है, क्वेश्चन देखिए चौथा दिखाई दे रहा है इसमें, कैमरे में आया क्वेश्चन, आ गया, आया कि नहीं, नहीं आया, आया, अरे यार नहीं आया, आ गया क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, देखिए, अरे कोई बात नहीं, देखते रहिए, टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 220 वोल्ट 100 वाट, है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं यहां तक। चलिए कह रहा है कि 220 वोल्ट 100 वाट, है ना, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। एक बार आपको बल्ब दिखाए थे, मान लीजिए कोई बल्ब है, बल्ब है, बल्ब नहीं बोलते हो, ये कैसा बल्ब, इसका रुक जाइए, टोपी बना दे, अब मेरे ड्राइंग का मजाक नहीं उड़ाना, नहीं तो ये मेरी कोचिंग है, यहाँ पक्का बवाल हो जाएगा, ये आपका स्कूल नहीं है ना। इतना मस्त बल्ब लग रहा है, हमें मड़ैया वाला बल्ब हुआ है, देखो एम तार लगा दे उठे, कोने कोने बिजली का तार दौड़ाएंगे, और कोई जो किया नहीं करके दिखाएंगे। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है परिणामित्र, वह 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज। लेकिन खैर आपके घर में 2 प्रकार का आता है, प्लस और माइनस, क्योंकि आप गांव में भी रहते हैं, शहरों में रहते तो जानते हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं। अब बताइए, इस पे लिखा है 220 वोल्ट, अरे बाप रे बाप, 220 वोल्ट और क्या 100 वाट। बताओ कितने लोगों को आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रतिरोध बताना है, इसका प्रतिरोध बताना है, जान रहे हैं, जान रहे हैं क्या हुआ। एक चीज पढ़े, W बराबर क्या, I² RT पढ़े हैं, कितना फार्मूला आपने पढ़ा है, तीनों। देखिए यहां कहने का मतलब है कि इस बल्ब को हम 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ेंगे तो उसमें प्रति सेकंड जो ऊर्जा व्यय होगी कितने वाट की होगी, 100 वाट की। कितने वाट की, 100 वाट की। तो P का मान कितना दे दिया,
100 वाट दे दिया। सुनो, प्रति सेकंड जो ऊर्जा व्यय होगी कितनी होगी, और टी का मान कितना दे दिया, 1 सेकंड। टी का मान कितना दे दिया, और भी का मान कितना दे दिया, भी का मान कितना दे दिया, हाँ 220। चलिए P बराबर W बाई क्या, T, तो P बराबर क्या 100/1, तो P बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। कहे तो कुछ तो नहीं निकाले तुम, क्या मतलब निकला इसका। हम जानते हैं V बराबर क्या, IR, है ना, V बराबर क्या IR, लेकिन हमको ना I का मान पता है और ना ही R का मान पता है। चलिए एक चीज और है, P बराबर VI होता है, P बराबर VI, P का मान दिया है, I का मान यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। चलिए P का मान कितना दिया है, 100 दिया है, I का मान 100/, क्या आ जाएगा 220, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 10/22, क्लियर है, एम्पियर। अब V बराबर क्या IR, R का मान निकालना है, V का मान क्या 220 और I का मान क्या 10/22, और जिसके बट्टे कुछ है उसके बट्टे क्या 1, आध गुणे अंत मध्य गुणे मध्य, तो R बराबर क्या आ जाएगा 220 गुणे क्या 22/10, 0 0 क्या हो गया कैंसिल। अब 22 कितना, देखो ऑप्शन, रुक जाओ, दिया है, हाँ 22 में 22 गुणा कराओ, 484 आएगा, हाँ दिया है 484 ओम, ऑप्शन में है सही, 484 ओम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए कितना लाजवाब सवाल, हाँ शक्ति 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 आया कि नहीं, मजा, क्वेश्चन लाजवाब था। इसको नोट करोगे, नोट करने लायक क्वेश्चन है, नोट करो। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा दूं इसको, एक बार और रिपीट कर दूं। हाँ अरे यार, कह रहे हैं कि एक बल्ब पे लिखा गया 220 वोल्ट 100 वाट लिखा गया है, तब इसमें प्रतिरोध के मान क्या करिए, गणना करिए, तो ऐसे करके निकालेंगे हम। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या वीडियो आ रही है मेरी सही से, आ तो रहा है, बैरागी मन काहे कोड़े। चलो भाई, अगला जो चौथा क्वेश्चन है, दूसरा हो गया, बहुत आ रहा है कैमरे में, यहां से आ रहा है ना पूरा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। चलिए भाई, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का मतलब यह है कि जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो, कलई की गई हो, और दबा हुआ तल क्या हो, परावर्तक तल हो। देखिए इसमें प्रतिबिंब जानते हैं 6 प्रकार से बन सकता है। पहली बात, अनंत पे है, सी है, मान लीजिए यहाँ क्या है, एफ है, यहाँ भी वस्तु हो सकती है, यहाँ भी वस्तु हो सकती है, यहाँ भी वस्तु हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, और यहाँ भी हो सकती है। प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है, 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 और इधर भी, दर्पण के इधर भी बन सकता है। इसीलिए इसका उपयोग है ना दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि यह बड़े से बड़े प्रतिबिंब को क्या कर सकता है, बना सकता है। बात समझ में आया, बड़े से बड़े प्रतिबिंब को क्या कर सकता है। इसीलिए जो दाढ़ी, हजामत, कभी कभी आता हजामत, नौवा हजामत, देखिए भाई किसी जातिगत से मेरा कोई मतलब नहीं है ना, जैसे बोलते हैं नाऊ, हमारे सामान्य भाषा में शर्मा जी लोगों को जो दाढ़ी उड़ी बनाने का काम करते हैं, तो मान लीजिए लोगों को परंपरा है, अच्छी बात है, दाढ़ी बनवाना भी एक कला है। तो आप जितना भी देखेंगे सैलून, मेंस पार्लर या महिला पार्लर, जैसे लगता पुरुष पार्लर नहीं, ब्यूटी पार्लर नहीं, महिला पार्लर। ब्यूटी पार्लर क्या, उसमें लड़कियां जाती तो महिला पार्लर है ना। और नहीं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल, यार सुनो, अच्छा लड़कियां सुंदर होती तो इसलिए ब्यूटी पार्लर, कोई बात नहीं, सुनिए। तो कहने का मतलब है कि पार्लर में हम लोग अपने नॉर्मली शेविंग कराने के लिए जाते हैं, तो जहां आप दाढ़ी बनवाने जाते होंगे वहां देखते होंगे कि शीशा लगा होता है। बात सुनिएगा, कोई भी ब्यूटी पार्लर हो, चाहे महिला पार्लर हो, चाहे पुरुष पार्लर हो, उसमें क्या शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है। उसमें यह जो होता है छठवें वाली स्थिति होती है, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। क्लियर है? और इसमें देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और ये छठवां। तो छठवें नंबर वाली स्थिति होती है प्रतिबिंब की, ये वाला। अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पे। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। क्लियर है? अगर वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। अगर वस्तु फोकस ध्रुव के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, वो भी बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। इसीलिए हम लोग जहाँ हजामत का काम करवाते हैं, जैसे सेविंग जो जहाँ हम लोग दाढ़ी उड़ी बनवाते हैं, बाल बनवाते हैं, वहां पर हम लोग इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, ताकि हमारा चेहरा बड़े से बड़े दिखे और जो दाढ़ी, एक दाढ़ी अगर पकी रहे वो कटवा सके, है ना, इसलिए। और देखिए दूसरी बात यह है, पहला बात दाढ़ी बनवाने में इसका उपयोग किया जाता है ना, पार्लरों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वह है डॉक्टर के द्वारा हमारे अंदर, अगर कोई अंदर यहाँ हो जाए और उसको देखना हो, दूरबीन से जो इलाज होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, रिफ्लेक्ट करा करके उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। आई बात समझ में? समझ में आई बात? और देखिए और भी इसका उपयोग है, दो तीन और है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप देखें आप लोग पढ़ने के लिए, उसमें होता है। ठीक है? देखो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, ये मोटर कार, स्टीमर, सर्च लाइट में तो जानते हो, जैसे पुलिस देखे हो कि फिल्म वगैरह में टार्च लाइट जो चलते हैं उसी बोलते हैं सर्च लाइट, जो बहुत दूर तक जाता है। उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? 4-5 उपयोग हो गया। यहाँ ऐसे आप कैजुअली इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात समझ में आए? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसको इरेज करते हैं। हो गया यहाँ तक, मिटा दे इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? पहली बात, दृष्टि दोष का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दृष्टि दोष? समझिए, दृष्टि दोष का मतलब यह होता है, दोष का मतलब यह है कि आप अपने गुणों के जब खिलाफ जाने लगे। क्लियर है? जैसे आप स्टूडेंट हैं और क्लास में स्टूडेंट बन के ना बैठे और वहां पे किसी का बाल, किसी का कुछ नोचे ओचे, हंसे फालतू का पागलों की तरह, है ना, तो ये क्या है? ये क्या स्टूडेंट का दोष है ना? बात आई समझ में? ठीक है? अब कोई इग्नोर मार रहा तो उसमें फायदा ना उठाइए, आगे समझते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी आंखों में जब हम सामान्य आंखों से किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं या उसको देखने में कठिनाई महसूस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। जब हमारे नेत्र में क्या बोलते हैं, वह कमी जो समान वस्तु को देखने में क्या करे, कठिनाई महसूस करवाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, जब हमारा सामान्य नेत्र निकट या दूर रखी वस्तु का वास्तविक स्थिति का आकलन ना कर पाए, वास्तविक स्थिति को ना समझ पाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है? दृष्टि दोष का मतलब है कि नेत्र द्वारा सामान्य रूप से देखने में आ गई कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष का मतलब है कि जब हम किसी चीज को सही रूप से देख ना पाए। आई बात समझ में? आया बात समझ में? दृष्टि दोष जो होता है 2 टाइप का होता है। वास्तव में होता है 5 टाइप का, 5 का आउटपुट होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ये है, निकट, दूर और जरा। सुनिए, दृष्टि दोष समझ लिए आप? समझिए दृष्टि दोष। अब देखिए भाई, इसमें कह रहा कि दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब जानते किसको पूछा है? दीर्घ दृष्टि दोष मतलब किसको पूछा है? दूर दृष्टि दोष को। किसको पूछा है? दूर दृष्टि दोष को। किसको पूछा है? दूर दृष्टि दोष को पूछा है। दूर दृष्टि दोष, इसी को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष और इसी को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। सुनिए, पहले अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, निकट बिंदु और क्या? दूर बिंदु।
बात समझिए, निकट बिंदु और दूर बिंदु। देखिए अगर दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, और यह क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में है ना, दूर दृष्टि दोष में पहली बात, दूर दृष्टि दोष में दूर की बिंदु दिखाई देगी, दूर की बिंदु दिखाई देगी, लेकिन निकट की बिंदु दिखाई नहीं देगी, निकट की बिंदु दिखाई नहीं देगी। और निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की बिंदु दिखाई देगी लेकिन दूर की बिंदु दिखाई नहीं देगी। क्लियर है। और इसी के बाद हम लोग एक और पढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना ही निकट का दिखाई दे और ना ही दूर का दिखाई दे, ना ही निकट का दिखाई दे और ना ही दूर का दिखाई दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। तो इसमें पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, तो कह देंगे नेत्र का वह दृष्टि दोष, नेत्र का वह दृष्टि दोष जिसमें दूर बिंदु तो स्पष्ट दिखाई दे या दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, उसी को हम लोग क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है। और जरा दृष्टि दोष का मतलब है निकट का भी न दिखाई दे और ना ही गैन मिया रहमा न है मा न ओमा, समझे, वही वाले हाल है कि ना ही इसको नजदीक वाला दिखाई दे रहा और ना ही दूर वाला दिखाई दे रहा। ऐसा है कि आगे जाओ तो भी मौत, पीछे जाओ तो भी मौत। कभी कभी स्थिति आ जाती है, ऐसी आ जाती है ना। कहानी छोटी सी है, सुना दे रहे हैं आपको। ऐसे एक बार हम लोग फिजिक्स में फिजिक्स का पेपर था, 1 नंबर पाए थे। देखो भाई, मैं बहुत बड़ा ये नहीं यहाँ भौकाल मार दूं कि मैं टॉपर हूँ, नहीं, मैं भी 1 नंबर पाया हूँ फिजिक्स में पूरे। बस अगर टीचर के इरादे हो जाए कि मैं आपको फेल करूंगा तो आप कितना भी फर्क पड़ के ये फेल कर देगा वो, बस उसके इरादे हो जाए। अगर मुझको आपको मान लो सिलेक्शन करना है तो मैं आपके पापा का नाम पूछूंगा। अब अगर मुझको नहीं सिलेक्शन करना रहेगा तो मैं पूछूंगा आपके पड़ोसी के दादा के पापा का नाम क्या है, बता पाएंगे? नहीं पूछ दूंगा तुम्हारे मामा के मामा के मामा के लड़के का नाम क्या था। ऐसे मतलब तमाम प्रकार के तरीके, मतलब उल्टा पुल्टा पूछ सकता हूँ। उसी प्रकार से उनको फेल करना था तो वह देखिए वहाँ पे ऑप्शन था, या तो आप अपने घर पे कॉल करिए या तो HOD के पास जाइए। HOD के पास जाएंगे तब भी वो घर पे कॉल करके कहेगा कि लड़का फेल हो गया, और या तो यहाँ वो टीचर कॉल करके, तो यहाँ वह ऑप्शन दिखा कि आगे जाओ तो भी मौत, पीछे जाओ तो भी मौत। ये वाला सेम कंडीशन है कि ना इनको इधर दिखाई देगा ना तो गैना मिया रहमा ना हेमा ना ओहमा, समझे? आई बात समझ में? तो इसमें ना निकट वाला दिखाई देता और ना ही दूर वाला दिखाई देता है। ठीक है, जो टाइम है जो ओवर नाउ, हमको मत बताइए, हमको जब लगेगा तो मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, क्या हुआ, 9:15 हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। अगर कैसा भी लगा वीडियो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको शेयर करिएगा। थैंक यू। आगे भी कराएंगे कल से, है ना। 1 मिनट कोई उठेगा नहीं भाई, बैठो।